एवरीवन, आज हम शुरू करने वाले हैं हमारे पेपर नंबर 6 की यूनिट 3। फर्स्ट और सेकंड यूनिट हम कर चुके हैं। आज हम थर्ड यूनिट पूरी कंप्लीट करेंगे। पेपर का नाम है टीचिंग अप्रोचेस एंड स्ट्रैटेजीज। तो अब हम उसी टॉपिक में सीपी चाइल्ड की बात करेंगे। तो टीचिंग स्ट्रैटेजीज फॉर स्टूडेंट्स विद सेरेब्रल पालिसी। सेरेब्रल पालिसी एक डिसेबिलिटी है, एक कंडीशन है। ये लोकोमोटर डिसेबिलिटी है। इसमें जो पर्सन है उसको मूवमेंट में बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो आपको पता है सीपी का चाइल्ड कैसे होता है। नेक्स्ट 3.1 से शुरू करते हैं। 3.1 है स्ट्रैटेजीज एंड अप्रोचेस फॉर जेस्पर। जेस्पर इज जॉइंट अटेंशन, सिंबॉलिक प्ले, एंगेजमेंट एंड रेगुलेशन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड अल्टरनेट प्रोग्राम्स फॉर प्री स्कूलर्स एंड देयर पेरेंट्स, जिसको हम लीप बोलते हैं। नेक्स्ट है ESDM है अर्ली स्टार्ट डेनवर मॉडल। तो ये कुछ स्ट्रैटेजीज और अप्रोचेज हैं जो हम एक सीपी चाइल्ड के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, जब हम उनको एकेडमिक्स करा रहे होते हैं, पढ़ा रहे होते हैं, तो हम कुछ टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ का यूज़ करते हैं। तो ये वो टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ हैं जो हम एक सीपी चाइल्ड के लिए यूज़ करते हैं। सबसे पहले आता है जेस्पर। आप इनकी फुल फॉर्म ज़रूर याद कर लीजिएगा क्योंकि ये पेपर में एक नंबर में आती है। फर्स्ट है जॉइंट अटेंशन एंड सिंबॉलिक एंगेजमेंट एंड रेगुलेशन, जिसको हम जेस्पर बोलते हैं। इससे क्या होता है, ये क्यों यूज़ होती है, ये सोशल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स को इन्हेंस करती है। मीन्स यहाँ पे जो बच्चा है वो अटेंशन पे करता है, वो सोशलाइज होता है, बच्चों के साथ काम करता है, उसका कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर हो जाती हैं। फोकस ऑन जॉइंट अटेंशन एंड सिंबॉलिक प्ले, ये फोकस करता है कि बच्चा एक टास्क पे फोकस्ड हो पाए, उसको अटेंशन पे कर पाए। एंड सिंबॉलिक प्ले इसलिए क्योंकि बच्चा यहाँ पे जब एक्टिविटी करता है तो वो बहुत सारी चीज़ें सीखता है और उनको सिम्बलाइज करता है। ठीक है, तो ऐसे करके वो अपना जो अटेंशन स्पैन है ना उसको बढ़ा सकता है। तो बेसिकली हम तब ये यूज़ करते हैं जब हमको बच्चे का ना टाइम बढ़ाना हो। टेंशन, अगर बच्चा हाइपर है या फिर ADHD है तो वहाँ पे हम ये चीज़ें ज़्यादा यूज़ करते हैं। इनकरेज एंगेजमेंट एंड सेल्फ रेगुलेशन, यहाँ पे हम एंगेजमेंट को इनकरेज करते हैं कि बच्चा दूसरों से बात करे, सोशली ज़्यादा अवेयर हो, कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाए। एंड सेल्फ रेगुलेशन के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। सेल्फ रेगुलेशन के लिए मीन्स अपने आप को जानने के लिए। ठीक है, वो कैसे कर रहा है, वो कैसे एरर कर रहा है, ट्रायल कर रहा है, एरर कर रहा है, ट्रायल कर रहा है, तो ऐसे वो अपने आप को जान पाए कि मैं कितना कर पा रहा हूँ, कितना मैं कर सकता हूँ, क्या मैं अपना 100% दे रहा हूँ। तो वो बार बार उस चीज़ को करेगा। नेक्स्ट है लीप क्या है, लीप है लर्निंग एक्सपीरियंस एंड अल्टरनेट प्रोग्राम्स फॉर प्री स्कूलर्स एंड देयर पेरेंट्स। ये एक ऐसा लर्निंग एक्सपीरियंस है, इसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं फॉर द प्री स्कूलर्स, मीन्स जो बच्चे स्कूल से पहले जो प्ले स्कूल में पढ़ते हैं उनके लिए, और उनके पेरेंट्स के लिए, ये उनके लिए होता है। इंक्लूसिव अप्रोच फॉर चिल्ड्रंस विद डिसेबिलिटी, यहाँ पे हम इंक्लूसिव अप्रोच का यूज़ करते हैं। इंक्लूसिव आपको पता है, एक होता है स्पेशल स्कूल, एक होता है इंक्लूसिव स्कूल। स्पेशल स्कूल वो स्कूल होता है जहाँ पे सारे स्पेशल बच्चे आते हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज़। लेकिन जो इंक्लूसिव स्कूल होता है वहाँ पे नॉर्मल प्लस स्पेशल बच्चे आते हैं। मीन्स वहाँ पे अगर 40 नॉर्मल बच्चे बैठे हैं तो वहाँ पे 2 या 3 आपको डिसेबल बच्चे भी मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या है, कॉम्बिनेशन है, इसको हम बोलते हैं इंक्लूसिव स्कूल, जब इन दोनों को साथ पढ़ाया जाता है। पीयर मीडिएटेड सोशल स्किल डेवलपमेंट। पीयर मीडिएटेड मीन्स क्योंकि बच्चा जो है वो इंक्लूसिव में जा रहा है, यानी कि वो अपने जैसे और बच्चों से मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सोशल स्किल डेवलप हो रही है, वो एज अ मीडिएटर वर्क कर रहा है पीयर के साथ, कुछ जानेगा पहचानेगा, वो भी बोलेंगे ये भी बोलेंगे, तो ऐसे। और इसमें हम पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करते हैं, इन्वॉल्व द पेरेंट्स इन स्ट्रक्चर लर्निंग एक्टिविटीज़। जैसे बच्चे ने स्कूल में कुछ काम किया है तो बच्चा जब घर जाता है तो पेरेंट्स उस एक्टिविटी को वो दोबारा कराएं, उससे करवा के देखें। इससे क्या होगा कि बच्चे की जो स्किल्स हैं वो इन्हेंस होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट रखते हैं उसके लर्निंग एक्सपीरियंसेस में। नेक्स्ट आता है हमारे पास ESDM क्या है, अर्ली स्टार्ट डेनवर मॉडल। ये क्या करता है, ये है कंबाइंस बिहेवियरल एंड डेवलपमेंटल टीचिंग स्ट्रैटेजीज। इसमें हम उसके बिहेवियर से रिलेटेड और डेवलपमेंटल टीचिंग से रिलेटेड स्ट्रैटेजीज को कंबाइन करते हैं।
अब इसमें क्या क्या आता है, जैसे बच्चे को बिहेवियर भी सिखाना है और उसकी डेवलपमेंट भी होनी चाहिए, तो यहाँ पे हम उन एक्टिविटीज़ का यूज़ करेंगे जहाँ पे हम उसके बिहेवियर के साथ भी डील कर सकें, और साथ साथ जो हमें कराना है, जो भी एक्टिविटी हमें सिखानी है या फिर हमें कुछ एकेडमिक कराना है, वो भी हम साथ साथ करवा पाएँ। तो यहाँ पे हम दो अप्रोचेस को साथ में लेके चलते हैं। यूज़ प्ले बेस्ड लर्निंग टू इम्प्रूव कम्युनिकेशनल एंड कॉग्निटिव स्किल्स। यहाँ पे हम प्ले बेस्ड लर्निंग का यूज़ करते हैं ताकि बच्चा खेले, प्ले वे से चीज़ कर पाए, ताकि जब वो पेयर में कर रहा है तो वो लोगों से बात करे, बच्चों से बात करे, तो उससे क्या होगा, उसकी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होएगी। साथ साथ वो कंपटीशन फील करेगा, मीन उसको जीतने की लगेगी, ठीक है। वो सोचेगा कि मैं भी जीतूँ, वो जीत रहा है तो मैं भी जीतूँ। तो एक कॉम्पिटिटिव लेवल बनता है, तो इससे क्या होगा, उसकी कॉग्निटिव स्किल का भी डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट आता है फोकस ऑन अर्ली इंटरवेंशन फॉर चाइल्ड विद डिसेबिलिटीज़। यहाँ पे हम उसके अर्ली इंटरवेंशन पे ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि जितना जल्दी हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे उतनी जल्दी हम उसका इंटरवेंशन शुरू करेंगे, ताकि जो रिस्क ऑफ डिसेबिलिटी है वो डिक्रीज़ हो पाए, ठीक है। नेक्स्ट आती है हमारी 3.2। 3.1 में सिर्फ इन्हीं दिनों के बारे में लिखना है। मैंने इनको ना बहुत शॉर्ट में लिखा है, आप चाहो तो इसको एलैबोरेट कर सकते हो, ठीक है। इसमें से अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये जेस्पर इम्पॉर्टेंट है और ये एलईपी इम्पॉर्टेंट है। ईएसडीएम ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, बट फिर भी आप देख लेना। तो इसमें मैं आपको अगर बताऊं तो आप इसमें एग्जाम्पल साथ लिख के आना, जैसे मैंने आपको एक एक पॉइंट विद एग्जाम्पल सिखाया है, तो आप उसको थोड़ा एलेबोरेट करना, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास 3.2। 3.2 में है प्रमोट पार्टिसिपेशन, एक्सेस अक्रॉस द क्लासरूम एंड बियॉन्ड, फिजिकल कंसिडरेशन, स्पेस, सेटिंग एंड पोजीशन, ठीक है। स्टोरेज फॉर स्टूडेंट डिवाइसेस सच एज व्हील चेयर, एएसी इक्विपमेंट्स, ड्यूरेशन अडेप्टेड इक्विपमेंट्स, मैनिपुलेटिव एंड पर्सनलाइज्ड स्ट्रैटेजीज रिलेटेड टू द शेड्यूल्स एंड ड्यूरेशन बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स लेवल एंड एरोसोल। ओके, यहाँ पे हम पहले तो ये पढ़ेंगे कि हम एक बच्चे का जो पार्टिसिपेशन है वो कैसे प्रमोट कर सकते हैं, कैसे वो उसका जो एक्सेस है वो प्रमोट कर सकते हैं। जैसे स्कूल में एक स्पेशल बच्चा जाता है, ठीक है, ही हैड सीपी, उसको सीपी है, तो सबसे पहले हम क्या ध्यान रखेंगे कि उसको फिज़िकल मूवमेंट में प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले हम फिज़िकल कंसिडरेशन का देखेंगे। सबसे पहले हम क्लासरूम सेटिंग को उसकी तरह अडेप्ट करेंगे। यहाँ पे हम क्या क्या करेंगे, क्लासरूम स्पेस एंड लेआउट, वहाँ पे इंश्योर वाइड, हम ये इंश्योर करेंगे कि वहाँ पे स्पेसफुल हो, बच्चा घुटन ना महसूस करे। बच्चा अगर व्हील चेयर पे है या फिर उसको कोई मोबिलिटी इशू है तो वो उसको थोड़ा स्पेस मिले। नेक्स्ट, क्लटर फ्री पाथवेज फॉर मोबिलिटी डिवाइसेस, यहाँ पे हम उसको बिल्कुल क्लटर फ्री देंगे, मीन्स कोई भी ऑब्स्टिकल नहीं आना चाहिए, बच्चा गिर जाए, ठीक है, गिरे ना, इसलिए इसमें हम ये भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे रैंप लगवा देते हैं स्कूल में, बच्चा सीढ़ी नहीं चढ़ पाता तो वो रैंप पे से जा सकता है, उसके लिए ग्रिल्स लगवा दी, वो ग्रिल को पकड़ पकड़ के जा सकता है, पुशअप बार्स लगा दिए, वो उनको ग्रैब करके सपोर्ट पा सकता है। तो ऐसी ऐसी हम अडेप्टेशंस करते हैं, ठीक है, ताकि हम बच्चे का पार्टिसिपेशन प्रमोट कर पाए, उसको एक्सेस प्रमोट कर पाए, ठीक है। तो ये सारे फिजिकल कंडीशन कंसिडरेशन हम स्कूल में करते हैं। अरेंज फ्लेक्सिबल सीटिंग टू सपोर्ट मूवमेंट एंड इंटरेक्शन, हमको उसका जो सिटिंग पोस्चर है, वो जहाँ बैठ रहा है उसको अच्छे से अडेप्ट करना है, उसके लिए उसको अरेंज करना है, ज़्यादा बेंच की हाइट बड़ी ना हो, चेयर ज़्यादा छोटी ना हो, उसके हाइट के अकॉर्डिंग हो, वो अच्छे से सेटल हो पाए, ऐसे। तो ये होता है क्लासरूम स्पेस एंड लेआउट, मीन्स वो सारे चेंजेस जो हम उस बच्चे के लिए क्लासरूम में करेंगे, तो वो आते हैं क्लासरूम लेआउट। नेक्स्ट आता है सिटिंग एंड पोजीशन। सिटिंग एंड पोजीशन में हमें एडजस्टेबल डेस्क एंड चेयर्स फॉर पोस्चर सपोर्ट, हमको उसको एडजस्टेबल डेस्क और चेयर्स देंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि चेयर ज़्यादा छोटी नहीं होनी चाहिए, चेयर ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, डेस्क ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए, वो अप्रोप्रिएट हाइट का होना चाहिए, ताकि बच्चा केयरफुली बैठ सके, क्योंकि जब तक वो कंफर्टेबल नहीं होगा आपको वो टेंशन पे नहीं करेगा। जब वो शांति से बैठा होगा, नॉर्मल होगा, कंफर्टेबल होगा, तभी तो वो कुछ आपको अटेंशन दे पाएगा, आपको कुछ सीख पाएगा, कुछ पढ़ पाएगा, तभी वो ये चीज़ कर पाएगा। नेक्स्ट, प्रोवाइड अल्टरनेटिव सीटिंग मीन्स जैसे फ्लोर पे कुशंस, स्टैंडिंग डेस्क फॉर बीन बैग्स, तो ये सारी चीज़ों का भी हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे बच्चे की सिटिंग नहीं है, ठीक है, अब बच्चे को बिठाएं कैसे, तो हम क्या करते हैं, उसको लॉक करके रखते हैं। जैसे जो टेबल डेस्क आते हैं ना, जिस पे बच्चे को जैसे
वो बंद हो जाता है, मीन्स जहाँ पे हम कॉपी रखते हैं वो बंद हो जाता है, तो बच्चा ज़्यादा देर तक बैठा ही रहता है, उठ नहीं पाता है। तो हम क्या करते हैं, उसका अटेंशन स्पैन थोड़ा बढ़ाते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हम करते हैं। नेक्स्ट इज स्टोरेज एंड एक्सेसिबिलिटी। स्टोरेज एंड एक्सेसिबिलिटी में आता है कि अगर बच्चा व्हील चेयर या फिर एसी डिवाइसेस लेके आ रहा है या एड्स लेके आ रहा है, तो उसको एक्सेसिबल रखें, ठीक है, उसको अलाउ करें अंदर लाने के लिए, उसको स्टोर करके रखें अच्छे से, उनके जो मटेरियल हैं उनको संभाल के रखें, ठीक है, और जब भी उनको ज़रूरत है तो वो उनको दें। तो कीप द मटेरियल विद इन द रीच ऑफ इंडिपेंडेंट एक्सेस। वो ऐसी जगह पे रखें जहाँ से बच्चा जाके ले पाए। जैसे अगर बच्चा क्लास में आता है, वो अपना बैग उतार के रखता है एक रैक में, तो उस रैक की हाइट इतनी ज़्यादा ऊंची नहीं होनी चाहिए कि वो वहाँ पहुँच ही ना पाए। तो ये क्या है, वो एक्सेस ही नहीं कर पाएगा, कहाँ रखेगा वो बेचारा अपना बैग। तो उसके लिए क्या करो, उस रैक को अडेप्ट कर दो, मीन्स नीचे वाला कॉर्नर उसको दे दो ताकि वो आए, अपना बैग रखे एंड देन सिट इन द क्लास। तो ये क्या है कि ताकि वो अपने मटेरियल को इजीली एक्सेस कर पाए, इंडिपेंडेंटली एक्सेस कर पाए। तो ये सारी चीज़ें हम करते हैं। नेक्स्ट आता है अडेप्टेड इक्विपमेंट्स एंड मैनिपुलेटिव्स। तो यहाँ पे हम उसके टूल्स को अडेप्ट करते हैं, जैसे स्लैंट बोर्ड्स हैं, ग्रिप फ्रेंडली राइटिंग टूल्स हैं, पेंसिल है। तो ये सारी चीज़ें करते हैं हम। उसको प्रोटेक्टिव एंड टेक्टाइल मटेरियल देते हैं ताकि वो इंगेज कर पाए, ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाए, इंटरेक्ट कर पाए। नेक्स्ट आता है शेड्यूल एंड ड्यूरेशन एडजस्टमेंट। यहाँ पे क्या होता है कि बच्चे का शेड्यूल क्या है, कि वो कितना देर पढ़ रहा है, कितनी देर उसको ब्रेक मिल रहा है। अब ये तो है नहीं कि बैल तो बनाएंगे नहीं कि पढ़ाओ 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 पढ़ाओ, नहीं, बच्चे को ब्रेक मिलना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो हमें परफेक्ट शेड्यूल करना है, ड्यूरेशंस करनी है, एडजस्टमेंट करनी है बच्चे के साथ। प्लान फ्लेक्सिबल शेड्यूलिंग बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स एनर्जी लेवल। हमको ऐसी प्लानिंग करनी है कि जो बच्चा है उसके वो एनर्जी लेवल से मैच कर पाए। हमको पता चलना चाहिए कि बच्चा कितना पढ़ रहा है, फिर वो थक रहा है, एंड देन उसको 10 मिनट का रेस्ट चाहिए, उसको 10 मिनट का ब्रेक चाहिए। नेक्स्ट, अलाउ मूवमेंट ब्रेक्स एंड सेंसरी रेगुलेशन एक्टिविटीज़। हमको उसको मूवमेंट के लिए ब्रेक्स देने हैं और सेंसरी रेगुलेशन एक्टिविटीज़ का भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है यूज़ विजुअल शेड्यूल्स टाइमर्स फॉर प्रोडक्टेबिलिटी। हम जैसे हमारे क्लास में टाइम टेबल होता है कि अब इसका पीरियड, अब लंच ब्रेक है, देन हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, ऐसे करते हैं। तो ऐसे ही बच्चों के लिए भी विजुअल शेड्यूल होना चाहिए विद टाइमिंग्स, ताकि वो प्रोडिक्ट कर पाए कि अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है। तो यहाँ पे हमारी 3.2 भी ख़त्म होती है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास 3.3। 3.3 कहती है अडेप्ट और मॉडिफाई लेसन्स, teaching learning materials and evaluations for teaching literacy, numeracy and functional academics including these using multiple media wherever appropriate। तो हम यहाँ पे अडेप्टिव वही बात करेंगे, क्या क्या अडेप्टेशन कर सकते हैं हम उनके, जब हम उनको पढ़ा रहे हैं। जैसे अगर मैं लिटरेसी करा रही हूँ, न्यूमरेसी करा रही हूँ, फिर फंक्शनल एकेडमिक्स करा रही हूँ, तो मैं क्या क्या अडेप्टेशन करूँगी, कैसे कैसे लेसन को मॉडिफाई करूँगी, ठीक है। तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ हम पढ़ेंगे अडेप्टिंग एंड मॉडिफाइंग लेसन्स फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन। फर्स्ट आता है लिटरेसी। लिटरेसी क्या होता है, लिटरेसी लाइक हिंदी इंग्लिश जो हमको पढ़ना, जैसे हम ABCD सीखते हैं, दे आर लिटरेसी, जो हम पढ़ने लिखने की चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूज़ मल्टी सेंसरी अप्रोचेस। हमको मल्टी सेंसरी अप्रोचेस का यूज़ करना है। जैसे बच्चा लैंग्वेज सीख रहा है, ABCD सीख रहा है, फिर ANR सीख रहा है, वर्णमाला सीख रहा है, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे मल्टीपल सेंसरी अप्रोचेस का यूज़ करेंगे। जैसे कि टेक्स्ट टू स्पीच यूज़ कर सकते हैं, ऑडियो बुक्स, टेक्टाइल लेटर्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बच्चों को विजुअल सपोर्ट प्रोवाइड करना है, जैसे वर्ड बैंक, पिक्चर सिंबल, ग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे हम बच्चों को क्या करेंगे, विजुअल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। उसको फ्लैश कार्ड्स दिखा दिए, सिंबल्स की फॉर्म में दिखा दिया, चार्ट पेपर दिखा दिया, पिक्चर्स दिखा दी, ऐसे। अडेप्ट राइटिंग टास्क विद AAC डिवाइसेस। हम उसके लिए अडेप्ट करेंगे राइटिंग टास्क को विद AAC डिवाइसेस, अल्टरनेटिव ऑगमेंटेटिव कम्युनिकेशन से हम उसको अडेप्ट कर सकते हैं। स्पीच टू टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं, सेंटेंस स्टार्टर्स यूज़ कर सकते हैं। ऑफर अल्टरनेटिव रिस्पॉन्स फॉर्मेट। हम उससे, हम ये नहीं है कि वो लिख के ही बताएगा या फिर वो बोल के ही बताएगा, हम उसके लिए भी बहुत सारे मेथड यूज़ कर सकते हैं। ओरल, डिजिटल, विजुअल, स्टोरी टेलिंग, ये सारे मेथड्स हम उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये था लिटरेसी। लिटरेसी में हम क्या क्या अडेप्टेशंस, मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं बच्चे के लिए। नेक्स्ट आता है न्यूमरेसी। न्यूमरेसी मीन्स द मैथ्स विच इज़ रिलेटेड टू द मैथ्स, तो हम उसको बोलते हैं न्यूमरेसी। यूज़ हैंड्स ऑन मैनिपुलेटिव्स। यहाँ पे हम हैंड्स ऑन मैनिपुलेटिव्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे काउंटर्स, नंबर लाइन, डिजिटल मैथ्स टूल्स, ठीक है, ताकि उसको ईजी रहे, ताकि वो भी सोशल हो पाए, ठीक है। अब ये तो है नहीं कि वो बैठेगा
सेंटेंस वो पूरा कैलकुलेशंस करेगा नहीं, वो इतना नहीं कर पाएगा। हम उसको छोटी कैलकुलेशन सिखा सकते हैं, लेकिन बड़ी कैलकुलेशन के लिए हम उसको कुछ डिजिटल मेथड्स प्रोवाइड कर सकते हैं, उसको कैलकुलेटर चलाना सिखा सकते हैं, ठीक है। हमको वो तो सिखाना है कि कैलकुलेट कैसे होगा, लेकिन फॉर देयर क्यों, क्योंकि उसको स्पेशल केस है, तो हम उसको कैलकुलेटर ऑफर कर सकते हैं, हम उसको डिजिटल मेथड्स ऑफर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रोवाइड रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क ऑन कंटेंट। हम उसको रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क देंगे। जैसे आपने देखा होगा वर्ड प्रॉब्लम्स होती है मैथ्स की बुक में। जैसे आप मल्टीप्लिकेशन सीख रहे हो, वहाँ वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं। आप डिवीजन सीख रहे हो, वहाँ वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, रियल लाइफ सिचुएशन से जो बच्चा है वो इनकाउंटर कर पाएगा, ठीक है, इंटरेक्ट कर पाएगा, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएगा। जैसे कि वो टास्क देखेगा, अपने सामने कॉन्टेक्स्ट देखेगा, उससे रिलेट कर पाएगा। नेक्स्ट इज अडेप्ट नंबर रिप्रेजेंटेशंस यूजिंग लार्ज प्रिंट्स, ब्रेल्स एंड कलर कोडिंग। तो ये ऐसे करके हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नंबर्स को अडेप्ट कर सकते हैं। ब्रेल यूज़ कर ली, कलरफुल कोडिंग यूज़ कर ली। ऑफर मल्टीपल वेज टू कंप्लीट द असेसमेंट। वही कि आप ओरल रिस्पॉन्स दो या फिर असिस्टिव टेक्नोलॉजी का यूज़ करके रिस्पॉन्स दो। नेक्स्ट आता है फंक्शनल एकेडमिक्स। फंक्शनल एकेडमिक्स होता है जो जिसमें मनी कंसेप्ट है, ठीक है, ये सब होता है, टाइम कंसेप्ट, ये सब फंक्शनल एकेडमिक्स में आता है। मीन्स जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, हम डेली लाइफ में मनी का यूज़ करते हैं तो मनी आना चाहिए, टाइम का यूज़ करते हैं टाइम आना चाहिए, डिस्टेंस मेजर करना आना चाहिए, लेंथ मेजर करनी आनी चाहिए। तो ये सारे क्या है, हमारे फंक्शनल एकेडमिक्स है जो हम रोज़मर्रा की लाइफ में करते हैं। तो मनी कंसेप्ट हम उसको कैसे सिखा सकते हैं, वर्चुअल करेंसी दिखा के, शॉपिंग सिनेरियोज दिखा के बच्चे को, कि अगर तुम शॉप पे जाते हो, अगर तुमने एक पेन लिया है, एक पेन 5 रुपए का है, तो 2 पेन कितने के होंगे। तो यहाँ पे बच्चा क्या करेगा, कभी ना कभी तो वो भी शॉप पे जाएगा, वो भी शॉप पे तो जाता होगा, वो भी तो शॉपिंग करता होगा, ठीक है। वो नहीं तो वो अपने पेरेंट्स को देखता होगा शॉपिंग करते हुए, कुछ चीज़ लेते हैं तो उसके लिए पैसे देते हैं, ऐसे उसको मनी कंसेप्ट सिखाना है। नेक्स्ट अडेप्ट टाइम मैनेजमेंट स्किल्स। उसके लिए जो टाइम मैनेजमेंट स्किल है उसको अडेप्ट करना, विजुअल टाइमर्स लगाना, ठीक है। नेक्स्ट है यूज़ इंटरैक्टिव रोल प्लेज एंड वीडियोज़ फॉर प्रैक्टिकल लाइफ स्किल्स। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रोल प्ले कराएंगे, वीडियोज़ दिखाएंगे लाइफ स्किल्स की, जैसे रीडिंग साइंस क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना, ये सब। मॉडिफाई टास्क टू अलाइन द डेली लाइफ एक्टिविटीज़। तो यहाँ पे हम ADL बता सकते हैं बच्चे को, कि कुकिंग की एक्टिविटीज़, क्लीनिंग की एक्टिविटीज़। तो ये सारी चीज़ें में भी हम उसको जो मॉडिफिकेशन क्या क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मल्टीपल मीडिया एंड टेक्नोलॉजी। मल्टीमीडिया क्या होता है, मल्टीमीडिया इज़ लाइक जब हम मल्टीपल वेज से एक्सप्रेस करते हैं। मीडिया इज़ लाइक जब एक बात बहुत सारी पॉपुलेशन को पता चलती है, लार्ज नंबर ऑफ पीपल गेट इन्फॉर्मेशन, दिस इज़ कॉल्ड मीडिया, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीमीडिया क्या है, जब हम कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो हम वो मल्टीपल वेज से दें, जैसे ऑडियो वीडियो, ठीक है, ऑडियो वीडियो विद एट अ सेम टाइम, ऐसे। प्रिंट मीडिया होता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होता है, तो काइंड ऑफ विद द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे क्या है, इनकॉर्पोरेट वीडियोस, इंटरैक्टिव एप्स एंड वॉइस इनेबल्ड टूल्स फॉर इंगेजमेंट। यहाँ पे हम बच्चे के लिए वीडियोस, एप्स और टूल्स का यूज़ करते हैं। यूज़ कस्टमाइज डिजिटल वर्कशीट्स। यहाँ पे हम बच्चे को डिजिटल वर्कशीट्स दे सकते हैं। प्रोवाइड क्लोज कैप्शंस, ऑडियो डिस्क्रिप्शंस एंड स्विच एक्सेस टू टूल्स। यहाँ पे हम बच्चे को कैप्शंस प्रोवाइड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हम टेक्नोलॉजी का कैसे यूज़ कर सकते हैं बच्चे के पढ़ाई के लिए, एक बच्चे को हेल्प करने के लिए। तो दिस इज़ ऑल इट कंसिस्ट ऑफ। तो यहाँ पे हमारी 3.3 भी ख़त्म होती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है 3.4। 3.4 क्या कह रही है, 3.4 कह रही है अडैप्ट एंड मॉडिफाई परफॉर्मेंस एंड प्रोफेसी स्टैंडर्ड्स इन सब्जेक्ट लर्निंग थ्रू अकोमोडेशन, एग्जाम्पशन एंड प्रमोट सोशल स्किल्स। जैसे आर्ट, एजुकेशनल एक्टिविटीज़, सोशल स्टोरीज, कॉमिक स्ट्रीम्स, ओके। तो यहाँ पे हम बच्चे की परफॉर्मेंस को हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, स्टैंडर्ड से सोशल में कैसे लेके आ सकते हैं, मीन्स हम उसका लेवल कैसे बढ़ा सकते हैं, इस पे बात करेंगे हम। सबसे पहला आता है अडेप्टिंग परफॉर्मेंस एंड प्रोफिशिएंसी स्टैंडर्ड। इसमें क्या होता है, हम बच्चे के परफॉर्मेंस को कैसे अडेप्ट कर सकते हैं। जैसे एकोमोडेशन करते हैं हम, एकोमोडेशन होता है कुछ चेंजेस लेके आना, उसको हम बोलते हैं एकोमोडेशन। अलाउ एक्स्ट्रा टाइम। यहाँ पे हम क्या करेंगे, बच्चे को एक्स्ट्रा टाइम प्रोवाइड कर सकते हैं। अल्टरनेटिव फॉर्मेट मीन्स अगर बच्चा लिख के नहीं बता सकता तो वो बोल के बता दे, अगर वो बोल के नहीं बता सकता तो लिख के बता दे, विजुअली बता सके, साइन लैंग्वेज का यूज़ कर सके। तो यहाँ पे क्या है, हम उसको अकोमोडेट करते हैं, यानी कि हम उसके लिए थोड़े से चेंजेस करते हैं।
मॉडिफाइड गोल्स को मॉडिफाई करना, फोकस ऑन एसेंशियल स्किल्स, हम उसके एसेंशियल स्किल्स एबिलिटीज़ पे ध्यान दें, तो ये क्या है, हम उसके गोल्स को मॉडिफाई करें। नेक्स्ट आता है अल्टरनेटिव असेसमेंट्स, हम उसका जो असेसमेंट कर रहे हैं वो पोर्टफोलियो, प्रोजेक्ट्स, प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के बेस पे ले। एजम्पशन में हम एडजस्ट कर सकते हैं लर्निंग एक्सपेक्टेशंस वाइल इंश्योरिंग द मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन। यहाँ पे हम उसका जो पार्टिसिपेशन है उसको इंश्योर करते हैं कि बच्चा जो है वो अगर वो कहीं पार्टिसिपेट करा तो वो मीनिंगफुल है, बिल्कुल है। जैसे ब्लाइंड बच्चा और आप उसे पेंटिंग करा रहे हो तो कोई मतलब बन रहा है नहीं, आपको ये देखना है कि वो जो पार्टिसिपेट कर रहा है तो वो ऐसी जगह पे करे ताकि वो मीनिंगफुल लगे। जैसे एक स्पीच कंपटीशन है, ठीक है, और एक बच्चा है वो ब्लाइंड है लेकिन वो बहुत अच्छा बोलता है, उसको बहुत अच्छी समझ है, तो यहाँ पे क्या है, वहाँ पे वो मीनिंगफुल है। क्यों? क्योंकि अगर उसकी स्पीच स्किल्स अच्छी है तो वो वहाँ पे परफॉर्म कर सकता है डिबेट कॉम्पिटिशन में। ऐसे प्रमोटिंग सोशल स्किल्स, आप सोशल स्किल्स को कैसे प्रमोट कर सकते हैं, आर्ट बेस्ड एक्टिविटी करा सकते हैं बच्चे को, ग्रुप प्रोजेक्ट्स दे सकते हैं, रोल प्ले दे सकते हैं, स्टोरी टेलिंग करा सकते हैं फॉर एक्सप्रेशंस। नेक्स्ट सोशल स्टोरीज एंड कॉमिक ट्रिप्स, इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट बिहेवियर्स देखे बच्चों के, स्टोरी सुनाएं। अगर थ्रिल की स्टोरी होगी तो बच्चों को मज़ा आएगा, हॉरर की होगी बच्चे डर जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पीयर मीडिएटेड प्रोग्राम्स वो प्रोग्राम्स होते हैं जहाँ पे जो बच्चे होते हैं उनको पेयर्स बनाया जाता है या फिर उनको ग्रुप में काम करवाया जाता है, तो एक टाइप ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग हो जाती है उनकी। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चरल सोशल प्ले में उनको बोर्ड गेम्स, ड्रामा एक्टिविटीज़ और टर्न टेकिंग एक्सरसाइजेस कराई जाती हैं। विजुअल सपोर्ट्स एंड क्यूज, यहाँ पे हम चार्ट्स का यूज़ कर सकते हैं, इमोशन कार्ड्स का यूज़ कर सकते हैं, कंजर्वेशन स्टार्टर्स का यूज़ कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी 3.4 भी ख़त्म होती है। ये इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें ये है कि आप एक बार समझ लो, लिख तो आप खुद भी दोगे। नेक्स्ट आता है, आपको बस पता होना चाहिए कि मैं मेरे पास पॉइंट्स क्या क्या हैं। ये जो मैं आपको पॉइंट्स दे रही हूँ ना, आप उसको बहुत अच्छे से एलेबोरेट करके आओ, ये आपका 5 मार्कर में या फिर 8 मार्कर में तो आराम से चल जाएगा। नेक्स्ट है 3.5, ये लास्ट सब पार्ट है इसका। स्ट्रैटेजीज एंड अप्रोचेस, कंडक्टिव एजुकेशन, मोटर लर्निंग प्रैक्टिसेस बियॉन्ड थेरेपी, रिस्पॉन्स टू इंटरवेंशंस। ओके, यहाँ पे हम फिर स्ट्रैटेजीज एंड अप्रोचेस की बात करेंगे। तो फर्स्ट आता है कंडक्टिव एजुकेशन। कंडक्टिव एजुकेशन क्या होता है? इंटीग्रेट रिदमिक इंटेंशंस, गाइडेड मूवमेंट्स इन लर्निंग एक्टिविटीज़। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जब हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो हम कुछ रिदमिक मूवमेंट है, ठीक है, उसको गाइड करें उसकी मूवमेंट। अगर बच्चा हाइपर एक्टिव है, अगर उसका हाथ उसके कंट्रोल में नहीं है, वो बार बार अपने हाथ को फ्लिप कर रहा है या फिर उसको थोड़ी मूवमेंट कर रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं उसके लिए, तो हम क्या करेंगे, हम उसके हाथ पे हाथ रख लेंगे, ठीक है, हम ऐसा कुछ करेंगे ताकि वो मूवमेंट ना कर पाए, उसका ध्यान वहाँ से हटे, ठीक है। तो ये क्या है, ये रिदमिक इंटेंशन है, उसको हमें गाइड करना है, उसकी जो मूवमेंट है उसको हमें रोकना है। नेक्स्ट इज इनकरेज एक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग इन मोटर टास्क। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें ये करना है कि जो बच्चा मोटर टास्क कर रहा है, यानी कि जो भी वो मूवमेंट के टास्क कर रहा है वो वहाँ पे एक्टिवली परफॉर्म कर पाए, ठीक है, प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए, हमको इस चीज़ को इंश्योर करना है। यूज़ ग्रुप बेस्ड लर्निंग टू बिल्ड इंडिपेंडेंस पीयर इंटरेक्शन। यहाँ पे हमें ग्रुप बेस्ड लर्निंग करानी है बच्चे की, ताकि वो इंडिपेंडेंट भी हो सके और पीयर में भी इंटरेक्शन करके वो वर्क कर सके। नेक्स्ट आता है मोटर लर्निंग बियॉन्ड थेरेपी। यहाँ पे क्या होता है, बच्चे को हम थेरेपी थेरेपी की तो हेल्प ऑब्वियसली सब लेते हैं, लेकिन हम उसको थोड़ा और एक्सटेंड कर सकते हैं, उसको थेरेपी की ज़रूरत ना पड़े, हम उसको ऐसे मोटर लर्निंग प्रैक्टिसेस कराएं जैसे एम्बेडेड मूवमेंट बेस्ड लर्निंग। यहाँ पे क्या होता है, लेटर को ट्रेस करना होता है एयर में, ठीक है। स्टैंडिंग डेस्क, यहाँ पे हम स्टैंडिंग डेस्क का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो थेरेपी में नहीं आती है, बट हाँ हम मोटर लर्निंग प्रैक्टिस में हम उसको इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट आता है यूज़ एडेप्टेटिव फिजिकल स्किल्स, जैसे बैलेंसिंग गेम्स, सिटिंग एक्सरसाइजेस कराते हैं। इनकरेज टास्क रिपीटेशंस इन डेली रूटीन। यहाँ पे हम टास्क रिपीटेशंस का यूज़ करते हैं, जैसे मैंने आज एक एक्टिविटी कराई बच्चे को, मैं कल फिर कराऊँ, परसों फिर कराऊँ, तो ये रिपीटेशन में क्या होगा, बच्चा इंप्रूवमेंट होएगा। नेक्स्ट इज रिस्पॉन्स टू इंटरवेंशन, RTI। रिस्पॉन्स टू इंटरवेंशन क्या कहता है, इसके 3 टीयर्स होते हैं। सबसे पहले टीयर में हमें ये इंश्योर करना होता है कि हाई क्वालिटी इंस्ट्रक्शंस, यूनिवर्सल स्ट्रेटजीज फॉर ऑल स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमें क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज़ करना है, ठीक है, यूनिवर्सल यूज़ करना है ताकि वो औरों के लिए भी सेम हो, जो हम एक स्पेशल बच्चे को दे रहे हैं वो सबको दे, यूनिवर्सल हो। नेक्स्ट, स्मॉल ग्रुप इंटरवेंशंस फॉर स्टूडेंट्स नीडिंग एक्स्ट्रा सपोर्ट।
हम बच्चों के स्मॉल ग्रुप्स बना सकते हैं। जिन बच्चों को एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिए उनको डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं, इंडिविजुअलाइज सपोर्ट दे सकते हैं, तो ये चीज़ें कर सकते हैं। इंडिविजुअलाइज सपोर्ट टीचिंग में दे सकते हैं, स्पेशलाइज्ड एकोमोडेशंस दे सकते हैं। तो ये 3 टियर है, ये आपको एज इट इज़ लिख के आना है। तो यहाँ पे हमारी 3.5 भी ख़त्म होती है, तो हमारी यूनिट 3 भी ख़त्म होती है। तो अब आपकी इस पेपर की 2 यूनिट बच जाती हैं, तो वो मैं भेज दूँगी। नेक्स्ट मेरे पास कमेंट आते हैं कि मैम आप सारे चैप्टर्स की 5th यूनिट पोस्ट कर दो, तो वो ये है कि अभी मेरे पास उनके नोट्स हैं नहीं, मुझे वो लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगी पहले मैं आपका ये पेपर ख़त्म करा देती हूँ, फिर मैं 1 बाय 1 सारे जो यूनिट्स के 5th यूनिट बचे हुए हैं मैं एक साथ पोस्ट कर दूँगी उनको। तो फिर अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दो,